नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल जीएस आचार्य में। जैसा कि आप जानते हैं, हम आपकी यूपीएससी तथा अन्य सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी करवा रहे हैं दिल्ली मुखर्जी नगर से। इसी में हम आपके साथ लेकर के उपस्थित हैं मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम का अपना ये कार्यक्रम, जो रोज़ रात को 8 बजे आपको मिलता है। और इसमें आज का टॉपिक है हमारा एफडीआई फ्लो इन इंडिया। हम आपको यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रूबरू करा रहे हैं और इसी क्वेश्चन आंसर राइटिंग के माध्यम से आपका एक सिलेबस का रिवीजन भी हो रहा है और इसी आंसर राइटिंग के माध्यम से आपका जो लेखन क्षमता है उसको वो मजबूत होगी और राइटिंग स्किल जब आपकी मजबूत होगी तो आपका सिलेक्शन यहाँ से सुनिश्चित किया जाएगा, पक्का किया जाएगा। आइए हम देखते हैं अपनी प्रश्न को कि जस्टिफाई द नीड फॉर एफडीआई फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। Why there is gap between MOUs signed and actual FDI? Suggest remedial step to taken for increasing actual FDIs in India। ये 2016 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। भारतीय अर्थव्यवस्था यानी ये आपका यूपीएससी के जीएस पेपर 3 का क्वेश्चन है, जीएस पेपर 3 का, और ये इकोनॉमी से आपका क्वेश्चन है। उसी के अंतर्गत आपका एक टॉपिक है एफडीआई, जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी विदेशी प्रत्यक्ष निवेश। यह कब इंट्रोड्यूस हुआ था, इसके बारे में अगर मैं आपसे बता दूं तो ये जब हमारे देश की आर्थिक स्थिति काफ़ी नाजुक थी 1990 और 1991 में, तब हमारे देश में यह इंट्रोड्यूस हुई थी, जब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का अपनाया गया था भारत के द्वारा। उसी समय एफडीआई को अपनाया गया था, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अपनाया गया था। और आइए हम देखते हैं कि इसकी आज के समय में भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास के लिए क्या आवश्यकताओं को न्यायोचित ठहराइए और साथ ही हस्ताक्षरित समझौते ज्ञापनों और वास्तविक एफडीआई के बीच अंतर क्यों है, यह बताइए। और तीसरा पार्ट में हम देखेंगे कि भारत में वास्तविक एफडीआई बढ़ाने के लिए उठाए जाने वाले उपचारात्मक कदमों का सुझाव देना है। तो ये 3 पार्ट में हमारा क्वेश्चन है और इन 3 पार्ट को हम अच्छे से समझने के बाद जब आपको आंसर लिखेंगे तब इसमें आपको आंसर समझ में आएगा कैसे लिखना है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि एफडीआई क्या है। एफडीआई के बारे में समझाते हुए आप अपने प्रश्न को शुरू करेंगे और उसके साथ ही जब आपका यह प्रश्न कंप्लीट हो जाएगा तो आप देखेंगे कि इसमें क्या देना है, एक समाधानात्मक निष्कर्ष देना है, क्योंकि लास्ट में लिखा गया है कि उपचारात्मक कदमों का सुझाव देना है। तो ये सारी चीज़ें जब आप समझ जाते हैं, एक बार आप शांति के साथ, समझ के साथ जब क्वेश्चन को सही से पढ़ते हैं और उसके डिमांड के अनुसार जब आप आंसर लिखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि कैसे आपका आंसर अच्छा हो सकता है, कैसे आप औरों से ज़्यादा अच्छा लिख सकते हैं। क्योंकि जहाँ जहाँ आप थोड़ा सा भी एज देंगे अपने आंसर को, वहीं आपका जो सिलेक्शन की ओर बढ़ा हुआ एक कदम है वह पक्का हो जाएगा और आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। तो किसी भी मंजिल पर पहुंचने के लिए हमारी जो तैयारी होती है वह इतनी पक्की होनी चाहिए कि हमें बार बार उसकी प्रैक्टिस कर करके हम अपने आप को मान सकते हैं। अगर मैं आपसे एक छोटी सी शेयर करूं कहानी, तो वह इस प्रकार है कि एक बार एक शिष्य और एक गुरु की एक नदी के किनारे रहा करते थे और गुरु क्या करते थे कि एक लोटा था, उसे रोज़ मांजने का आदेश देते थे शिष्य को। शिष्य ने कहा, गुरुदेव क्या आप इसे रोज़ रोज़ क्यों मंजवाते हैं, यह तो साफ़ ही रहता है, केवल जल लेना होता है और जल को लेने के लिए रोज़ रोज़ इसको मांजने की क्या आवश्यकता है। तो गुरुदेव ने कहा, ठीक है, जैसा तुम उचित समझो। जब शिष्य ने ऐसा कहा तो वह शिष्य ने 1 हफ्ते तक लोटा नहीं मांजा और 1 हफ्ते बाद जब शिष्य उस लोटे को मांजने बैठा तो जिस लोटे को मांजने में उसे मात्र 1 मिनट लगती थी, उसे मांजने में उसे आज 5 मिनट लग गई। और वह समझ गया कि शिष्य जो था वह गलत था और गुरु जो थे वह उसे रोज़ मांजने के लिए इसे कहते थे कि रोज़ अगर हम उसे मांजते रहेंगे, रोज़ अगर हम किसी चीज़ की प्रैक्टिस करते रहेंगे तो उसे हमें करने में बहुत कम समय लगेगा। और यूपीएससी की डिमांड भी ऐसी है कि आपको 20 क्वेश्चन 3 आवर्स में कंप्लीट करने होते हैं। जब आप अपने आप को रोज़ मांजते रहेंगे, रोज़ आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप 20 के 20 क्वेश्चन एक फ्लो में कंप्लीट कर लेंगे और आपके पास समय भी बच जाएगा। लेकिन जहां आपने
आंसर राइटिंग प्रैक्टिस छोड़ दी, वहीं आपका फ्लो टूट जाएगा और जिस क्वेश्चन को आप 5 से 7 मिनट में लिख रहे थे उसी क्वेश्चन को आप 8 से 10 मिनट में लिखेंगे और जैसे ही आपकी 1 से 2 मिनट बढ़ेगी आपके क्वेश्चन छूटने शुरू हो जाएंगे और आप डिमोटिवेट हो जाएंगे। जब आपका पूरे क्वेश्चन पेपर में एक भी क्वेश्चन अगर छूट जाता है तो वहीं से आपकी जो यात्रा है वह कमज़ोर पड़ जाती है यूपीएससी की। यूपीएससी में निरंतरता और कंसिस्टेंसी, ये दोनों चीज़ बहुत ज़रूरी हैं। कंटिन्यूटी एंड कंसिस्टेंसी द की ऑफ सक्सेस। ये आप जहां भी लगा देंगे वहीं आपको सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। तो कंटिन्यूटी एंड कंसिस्टेंसी इज़ द की ऑफ योर सक्सेस। तो आइए आज का क्वेश्चन हम यहीं से शुरू करते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास के लिए एफडीआई की आवश्यकता को न्यायोचित ठहराइए। क्वेश्चन का पहला पार्ट है, आइए शुरू करते हैं भूमिका के साथ। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश यानी एफडीआई विदेशों से पूंजी प्रवाह को संदर्भित करता है, जिसे निवेश कहा जाता है, या अर्थव्यवस्था की उत्पादन क्षमता को बढ़ाने में, के लिए किया जाता है। भारत में एफडीआई की वृद्धि देश की आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देगी। कैसे देगी? एक अर्थव्यवस्था में एफडीआई घरेलू बचत बाधाओं को दूर करने में मदद करती है। यह विदेशी मुद्रा बाधा को दूर करने में मदद करती है। जो हमारा फॉरेक्स रिजर्व है यानी विदेशी मुद्रा भंडार है उसको यह बढ़ाती है और जिससे हमारा जो रुपया है उसकी मजबूत स्थिति होती है, देश की अर्थव्यवस्था की मजबूत स्थिति होती है और इससे हमें ये फायदा होता है जिससे पूंजी प्रवाह बढ़ता है और जोखिम साझाकरण पूंजी वित्त पोषण प्रदान करता है। यह मौजूदा उत्पादन क्षमता में के पूर्ण उपयोग के लिए आवश्यक धन प्रदान करता है। तो इस तरह से एफडीआई के बारे में हमने आपसे डिस्कस किया और एफडीआई का एक इंट्रोडक्शन देते हुए हम इसका मुख्य भाग देखेंगे। आइए मुख्य भाग देखते हैं। क्या है इसका मुख्य भाग? यह बेहतर गुणवत्ता वाले उत्पादों की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के माध्यम से दक्षता और उत्पादकता को बढ़ावा देता है। यह बेहतर तकनीक, बेहतर प्रबंधकीय कौशल और बड़े बाजारों तक पहुंच प्रदान करता है। भारत में विभिन्न औद्योगिक इकाइयों में एफडीआई का एक उल्लेखनीय प्रभाव हमारे देश के लिए आर्थिक जीवन को बढ़ावा देगा। क्या करेगा? जो हमारा आर्थिक जीवन है उसका स्तर जब बढ़ेगा तो हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी, क्योंकि जब विदेशों में हम नौकरी करेंगे, वहाँ का लाइफस्टाइल जिएंगे और अच्छा धन खर्च करेंगे और वहाँ से जो धन कमा करके विदेश से अपने घर भेजेंगे तो उससे क्या होगा? हमारे देश की एफडीआई बढ़ेगी और उससे हमें फ़ायदा पहुँचना शुरू होगा और यह भारत के विभिन्न कोनों में औद्योगिक इकाइयों की स्थापना में सहायता करके रोजगार के कई अवसर भी सुनिश्चित करेगा। बेरोजगारी जैसा जो बड़ा मुद्दा हमारे देश के सामने है उसके समाधान में भी एफडीआई एक अहम भूमिका निभाता है। जब विदेशी मुद्रा भंडार यानी विदेशों से जो इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ होता है, जो विदेशी हमारे यहाँ आकर के कंपनियाँ खोलेंगे तो उसमें काम करने के लिए क्या होगा? भारतीयों की ज़रूरत पड़ेगी और जिससे हमारा जो रोजगार है वह, बेरोजगारी का जो स्तर है वह सही होगा। तो ये भी हमारी एक बेरोजगारी के कम करने में भी एफडीआई की भूमिका सामने आती है। आइए आगे देखते हैं। विश्व बैंक के अनुसार बिजली की उपलब्धता, निर्माण परमिट से निपटने जैसी ढांचागत बाधाओं के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था कम आकर्षक है। जब विदेशी मुद्रा भंडार हमारे देश में आएगा, विदेशी निवेश हमारे देश में कैसे आएगा? प्रत्यक्ष विदेशी निवेश वह ऐसे आएगा जैसे जब उन्हें अच्छी सुविधा मिलेंगी, यहाँ आकर के उन्हें कम से कम कानूनी कार्रवाई करनी पड़े, उन्हें बिजली अच्छी मिले, उन्हें सड़कें अच्छी मिले, उन्हें ट्रांसपोर्टेशन अच्छा मिले, उन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा मिले, तभी हमारे यहाँ विदेशी निवेश हो सकेगा। तो आप क्या देखते हैं कि इसी तरह के जो आप एक मिनट, तो विदेशी निवेश, विदेशी मुद्रा निवेश जो होगा हमारा बढ़ेगा और इससे संपत्ति दर्ज करना, क्रेडिट प्राप्त करना, अल्पसंख्यक निवेशकों की रक्षा करना
अदा किए जाने वाले कर, सीमाओं के पार व्यापार, भ्रष्टाचार जैसी समस्याएं भी सामने आती हैं। इन कारणों के अलावा कठिन निष्कास नीति, लाल फीताशाही, नौकरशाही, जड़ता, राजनीतिक गतिरोध, भारतीय अर्थव्यवस्था में हस्ताक्षर किए गए समझौता ज्ञापनों और वास्तविक एफडीआई के बीच अंतर बनाए रखने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। तो इस तरह से जब हम देखते हैं तो आप यह इसकी हमें समस्याओं के पता चलता है। विश्व बैंक के अनुसार ये सारी समस्याएं भारतीय अर्थव्यवस्था में पाई जाती हैं, जिससे कि हम बहुत ज़्यादा आकर्षित नहीं करते विदेशी निवेश को और उससे हमें नुकसान उठाना पड़ता है। आइए आगे देखते हैं कि उद्योग के लिए भूमि अधिग्रहण भारत में विवादास्पद है, खासकर जब खरीदार विदेशी है। विदेशी कंपनियों द्वारा प्राकृतिक संसाधनों के नियंत्रण के बारे में चिंताओं ने विदेशी निवेश को उदार बनाने के लिए प्रवासी को बाधित किया है। साथ ही उत्पादन के हिसाब से दुनिया के चौथे सबसे बड़े स्टील निर्माता पोस्को ने 5.3 अरब डॉलर की सुविधा के निर्माण के लिए एक प्रारंभिक समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसमें सालाना 6 मिलियन टन उत्पादन करने की क्षमता है। पोस्को ने बाजार की बिगड़ती स्थितियों और खनन अधिकारों को हासिल करने में देरी के कारण इस परियोजना को छोड़ दिया। आइए इसका निष्कर्ष देखते हैं। इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत में बहुत बड़ा सुधार हुआ है और इससे हमारे देशों में क्या विदेशी मुद्रा निवेश बढ़ा है। आइए आगे देखते हैं। विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना, श्रम कानूनों में सुधार भारतीय अर्थव्यवस्था में एफडीआई को आकर्षित करने में मदद कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारे तीनों पोर्शन कंप्लीट हुए और यह क्वेश्चन हमारा यहाँ पर कंप्लीट हुआ। हम आशा करते हैं कि आपको इसी तरह से हमारी जो ये सीरीज है इससे लाभ मिलता रहेगा और आपकी जो आंसर राइटिंग है वह अच्छी होती रहेगी। तो आज के लिए हमारा यह सेशन यहीं पर कंप्लीट होता है। अगर आपको ये हमारा सेशन अच्छा लगता है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।